क्वेश्चन नंबर 24, the string of a guitar is 80 centimeter long and has a fundamental frequency 112 hertz. मतलब अपने पास एक गिटार है, ठीक है, गिटार का जो लेंथ है, लेंथ वो कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर दिया है, और इस गिटार की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को सपोज करो मैंने n से दिखाया, कितनी गिवन है, 112 हर्ट्ज, 112 हर्ट्ज। इसके बाद आगे लिखा है इफ द गिटारिस्ट विशेस टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्ज। देखो अभी 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है किसका, गिटार का लेंथ, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 80 सेंटीमीटर के लिए प्रोड्यूस कर रहा है 112 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन ये बोला है अगर उसको फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करना है, कितनी प्रोड्यूस करनी है, 160 हर्ट्ज, तो उसके लिए गिटार की लेंथ कितनी हो जाएगी, या गिटार की लेंथ कितनी करनी पड़ेगी उसको, ठीक है। तो ये मैंने L1 N1 मान लिया, ये N2 L2 मान लिया, L2 मुझे फाइंड आउट करना है। अब हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना। क्या मुझे ये फॉर्मूला मालूम है, n इज इक्वल टू 1/2l स्क्वायर रूट ऑफ t बाय m। क्या ये फॉर्मूला देखा हुआ है, यस, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ना। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, फ्रीक्वेंसी और लेंथ का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है कि इनवर्स है, डायरेक्ट है या इनवर्स है, इनवर्स, इनवर्स है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, और अगर आप लोग को याद है ये कौन सा लॉ है, बाय लॉ ऑफ लेंथ ना, लॉ ऑफ लेंथ याद है क्या होता था, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लोगे और एक बार सफिक्स 1 एक बार सफिक्स 2, तो ऐसा लिख लू मैं n1 l1 इज इक्वल टू n2 l2, और अपने को l2 चाहिए तो n2 को शिफ्ट करो, n1 l1 अपॉन n2 इज इक्वल टू l2, देयरफॉर l2 इज इक्वल टू n1 l1 अपॉन n2। देखो इसकी यूनिट सेंटीमीटर में है, और तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे इसको मीटर में करना चाहिए तो मत करो, क्योंकि अगर इसकी सेंटीमीटर में तो जो मेरा ये आंसर होगा वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, तो इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, n1 की वैल्यू कितनी दिख रही है आप लोग को, 112 इंटू l आपको 80 दिख रहा है, n2 हम लोगों को 160 दिख रहा है। तो ध्यान से देखोगे 81 जा 82 जा 2 से 112 को सब्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे तो देखो 112 का हाफ करो, 100 का हाफ 50, 12 का हाफ 6, तो 56 हर्ट्ज, 56 हर्ट्ज की 56 सेंटीमीटर। क्या आंसर आया है बताओ, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मुझे फाइनल जो लेंथ आया गिटार का वो कितना आया, L2 इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। तो थोड़ा लॉजिक सुनो अभी, क्योंकि n और l इनवर्स रिलेशन में है, ये लोग ने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, तो लेंथ तो डिक्रीज होना ही चाहिए। तो पहले 80 था, तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा 80 से कम आना चाहिए, और 80 से कम आया ये आंसर, इसका मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। समझ में आया ये क्वेश्चन नंबर 24, इतना क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। ओके ठीक है, ये समझ में आया, तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिख रहा है आप लोग को, क्या लिखा है एक बार रीड कर लेता हूँ। अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, लेंथ दिया है सोनोमीटर वायर का कितना है, 0.5 मीटर, इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट ऑफ 5 kg। देखो लिखा है वेट बाय 5 kg, ऐसे मास दिया है ये 5 kg, पहले लिख लेता हूं मैं, मास इज इक्वल टू 5 kg। इसके बाद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 100 हर्ट्ज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब n दिया है आप लोगों को 100 हर्ट्ज। और फाइनली कैलकुलेट द लीनियर मास डेंसिटी बोला है। लीनियर मास डेंसिटी मतलब स्मॉल m की कैपिटल M, लीनियर मास डेंसिटी मतलब स्मॉल m की कैपिटल M। ये अगर इसको मैं कैपिटल M बोल देता हूँ मास, क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी को मैं स्मॉल m से दिखाता हूँ, लिख लो यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी ऐसा पूछा है, शायद से मुझे यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। वी नो दैट
वी नो दैट। अब हम लोग क्या पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, इधर ही तो लिखा है बाजू में, 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय एम, स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय एम। देखो मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, मेरे पास लेंथ गिवन है, टेंशन गिवन नहीं है, टेंशन निकाल लूंगा और एम यहां से क्या कर लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे करना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे एम चाहिए, लीनियर मास डेंसिटी, इसलिए पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो। क्या कर लोगे आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं सबसे पहले, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, नेक्स्ट पेज पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा, दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा तो फिर मुझे देखो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, ध्यान से देखना, एन का स्क्वायर करो ये हो जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4L स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4L स्क्वायर, और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये बचेगा T बाय M, यही बचेगा खाली। और मुझे M चाहिए तो उसको उधर शिफ्ट कर लो और इसको इधर, तो हो जाएगा M इज इक्वल टू ये ऊपर T बचेगा, नीचे बचेगा 4L स्क्वायर N स्क्वायर, ये M का फॉर्मूला आ गया। मतलब लीनियर मास डेंसिटी कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, ये मास नहीं है। आई होप इतना तो हम लोग को आता ही है। अब क्वेश्चन तुम लोग के मन में आ रहा होगा T कितना लूं, तुम लोग के मन में आ रहा है T कितना लूं। अब पता नहीं तुम लोग ने सोनोमीटर देखा है कि नहीं देखा है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ सोनोमीटर दिखता कैसा है। सपोज करो मेरे पास एक बेंच है, या अज्यूम कर लो मेरे पास एक बेंच है, बेंच के ऊपर यहाँ पे एक होता है हमारे पास, सपोज करो एक पुली, ये क्या है, एक पुली है, ठीक है। पुली के ऊपर ऐसे रोप लगाते हैं हम लोग, पुली के ऊपर लगाते हैं ऐसे रोप, रोप मतलब वही स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के नीचे एक आपके पास होता है, क्या बोल सकता हूं मैं इसको, पैन होता है इधर, क्या होता है, एक पैन, पैन के अंदर आप वेट रखते हो, वेट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सपोज करो 50 ग्राम रखा, 50 ग्राम नीचे जाएगा, और ऑब्वियसली मैंने इसको किसी चीज से पकड़ के रखा है, वो है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का टेंशन ऊपर जाता है, क्योंकि टेंशन ऊपर है और इस बॉडी का मास मतलब mg नीचे है, मास इनटू ग्रेविटी, इसलिए अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हो जाता है। इसलिए टेंशन की जगह पे आप लोग m इज इक्वल टू t इज इक्वल टू mg लिख सकते हो, m, और यहाँ पे कैपिटल m से दिखाया मैंने, तो मैं इसको कैपिटल m इंटू जी लिखूंगा अपॉन 4L स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, t का फॉर्मूला होता है mg, टी का फॉर्मूला होता है mg। टी कैसे एक्ट कर रहा है, टी कैसे एक्ट कर रहा है, वेट की तरह एक्ट कर रहा है। किसकी तरह एक्ट करेगा, वेट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। जैसे मैंने तुम लोग को बहुत बार एक एग्जांपल दिया होगा कि एक टेबल पे अगर मैं क्या रख दूं, एक ब्लॉक रख दूं, और ब्लॉक का मास बोल दिया मैंने m, तो इसका वेट नीचे जाएगा एज mg, और इस सरफेस ने इस ब्लॉक के ऊपर लगाया एक फोर्स जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड फोर्स है, mg डाउनवर्ड फोर्स है, दोनों को इक्वल लेते हैं तो क्या लिखता हूं मैं, n इज इक्वल टू mg। वैसे यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू mg हो जाएगा, ठीक है। बस अब सब वैल्यू मेरे पास गिवन है, इसको पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो m अपना कितना है, पीछे लिखा है, मास कितना दिया है देखो क्वेश्चन में, 5 kg दिया है तो मैंने 5 लिख लिया। g हम लोग 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, वैसे 9.8 होता है, g की वैल्यू 9.8 ही लेते हैं, नहीं तो बुक वाला आंसर नहीं आएगा। अपॉन 4 इंटू एल स्क्वायर, देखो l पीछे कितना दिया है, लेंथ 0.5 दिया है, क्या मैं 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ, सोच लो, क्या मैं 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ। अगर l को मैंने 1/2 लिख लिया तो l स्क्वायर कितना लिखूं मैं, 1/4, राइट है। इसके बाद n की वैल्यू देखो कितनी है, n फ्रीक्वेंसी हमारा 100 है, उसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा। एक काम करता हूँ, 100 को मैं लिख लेता हूँ 10⁻²⁰ हर्ट्ज, तो 10⁻² का आपको यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, 10⁻² का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 10⁻4। इस 4 से इस 4 को उड़ाओगे आप लोग तो आपके पास क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा आप लोग के पास, आप लोग के पास बचेगा ये 5 इंटू 9.8, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 49, ये आ जाएगा आपको 49, अपॉन में बचा है 10⁻+4, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻4, और जो भी मैं निकाल रहा हूँ लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, तो जो भी यूनिट आने वाली है वो आएगी केजी पर मीटर, केजी पर मीटर। तो स्मॉल m कितना आएगा, लीनियर मास डेंसिटी, शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको लीनियर मास डेंसिटी,
लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल टू, मैंने तुम लोग को हमेशा बोला है कि जो भी तुम लोग को आंसर निकालना है वो 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए। तो 1 से लेके अगर 10 के बीच में आंसर चाहिए तुम लोगों को, तो तुम लोग क्या करोगे, 1 से लेके 10 के बीच में आंसर चाहिए तो एक जीरो इसको दे दो, तो ऐसा लिख लूं मैं 4.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर, ऐसे आपको लीनियर मास डेंसिटी आएगा। क्लियर है सबको ये? यस। ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या गिवन है, यहाँ पे लिखा है सोनोमीटर वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ टेंशन ऑफ 40 न्यूटन। टेंशन दे दिया है वायर का 40 न्यूटन। इट वाइब्रेट्स इन यूनिसन विद अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 384 हर्ट्ज। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 384 हर्ट्ज। कितनी गिवन है, 384, कितनी गिवन है, 384 हर्ट्ज। अच्छा, यूनिसन का मतलब होता है इक्वल। हाँ, यूनिसन का मतलब होता है इक्वल। फिर से बता दूं, जब भी ट्यूनिंग फोक की बात आती है ना, और अगर किसी ने आपको बोल दिया कि इस ट्यूनिंग फोक का जो फ्रीक्वेंसी है दैट फ्रीक्वेंसी इज इन यूनिसन विथ दिस ट्यूनिंग फोक, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी यूनिसन में है, मतलब ये दोनों इक्वल है। हाँ? दोनों क्या है, इक्वल है, ये याद रखना आप लोग, यूनिसन मतलब इक्वल। तो अभी बोला है टेंशन सोनोमीटर वायर पे कितना लग रहा है, 40 न्यूटन, और ये कितने से वाइब्रेट कर रहा है, 384 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से। हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड्स। नंबर ऑफ बीट्स मतलब क्या, एन पूछ रहा है पर 2 सेकेंड्स में पूछ रहा है, ये भी याद रखना, ठीक है। नंबर ऑफ बीट्स इन 2 सेकेंड्स, इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। Produced in 2 seconds if the tension in the wire is decreased by 124 न्यूटन। ये बोल रहा है 124 न्यूटन। अगर ये 124 नहीं है, 1.24 है, मतलब ये टेंशन अगर मैंने 1.24 डिक्रीज कर दिया, तो अगर मैं इसको इनिशियल टेंशन ले लूं, इसको इनिशियल टेंशन ले लूं और इसको उसका बोल दो मैं फ्रीक्वेंसी, और इसने टेंशन कितना बोला है इस बार, इसमें से कितना कम करना है, 1.24, तो 40 माइनस 1.24 कितना आंसर आएगा बताओ, 38 पॉइंट कितना लिखो, 38 पॉइंट, 100 में से 24 को माइनस करो कितना आएगा, 76 आएगा क्या। देखो 38 और ये हो गया 39 और 24 और ये हो गया 1, तो 40 हो गया ना। तो ये टेंशन आ गया न्यूटन में, ठीक है, ये गिवन कंडीशन से आया। अब देखो क्योंकि क्वेश्चन पूछा है एन निकालना है, एन का फॉर्मूला याद है, क्या बताया था मैंने तुम लोग को, याद करो, F1 माइनस F2 बताया था क्या, सोच लो पहले। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स कल ही तो निकाला था हम लोग ने, डे बिफोर यस्टरडे, और क्या होता है उसका फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स क्या होता है, F1 माइनस F2, क्या होता है, F1 माइनस F2। मेरे पास F1 है पर F2 नहीं है, और मेरे पास टेंशन और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मेरे को देखना है, तो मैं फिर से एक बार वो फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं आप लोगों को, जिसमें मुझे टेंशन और इसका कुछ रिलेशन मिलेगा। तो देखते हैं क्या आएगा रिलेशन। क्या मुझे ये मालूम है, n इज इक्वल टू 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ T बाय M। फ्रीक्वेंसी और टेंशन का रिलेशन बताओ, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, तो इधर डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, N1/N2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 बाय T2, T1 बाय T2। और कौन सा लॉ होगा ये, लॉ ऑफ टेंशन, ये होगा लॉ ऑफ टेंशन, ठीक है। मेरे पास क्या नहीं है, F2 नहीं है, मेरे पास F2 नहीं है, मतलब N2 नहीं है मेरे पास। तो N2 नहीं है तो एक काम करो, सबसे पहले T1 T2 की वैल्यू पुट कर लो इसमें। N1 है मेरे पास, N2 भी है, पर अभी T1 T2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। T1 कितना दिया है, 40 दिया है, और T2 कितना दिया है, T2 दिया है 38.76। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, ये हो जाएगा N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 अपॉन, ध्यान से देखना, 40 अपॉन 38 इंटू 7.6। N2 स्क्वायर चाहिए तो इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये N1 स्क्वायर इंटू 38.76 अपॉन 40 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर,
यही हो जाएगा ना। अभी इसको कैलकुलेट करना है मुझे, कैसे करेंगे कैलकुलेट। नेक्स्ट पेज पे एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं n1 कितना दिया है, n1 384 दिया है ना, तो 384 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे ना। 384 को 2 बार लिख लूं, 384 को 2 बार लिख लेते हैं। देखो n1 स्क्वायर मतलब 384 इंटू 384, तो n2 कितना आएगा, n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 384 इंटू 384 मल्टीप्लाई बाय ऊपर आएगा 38.76 और डिवाइड में है 40। तो एक काम करो ना, ये जो 40 लिखा है ना, ये 10 को इससे डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो 384, इसको स्क्वायर ही लिख लेते हैं, इंटू ये 10 से डिवाइड कर लिया तो हो गया 3.876 डिवाइड बाय खाली 4 लिखा है, और ये हो जाएगा n2 स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा n2 इज इक्वल टू, ये 384 बाहर आएगा, ये 2 बाहर आएगा, और इधर स्क्वायर रूट में क्या बचेगा 3.876। अब स्क्वायर रूट में 3.876 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर आएगी, अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी। फिर भी तुम लोग, अभी तो तुम लोग के पास कैलकुलेटर है ठीक है, पर क्या बोल रहा हूँ मैं, एक सेकेंड रुको। एक सेकेंड, मुझे मिल ही नहीं रहा है, स्क्वायर रूट निकालना है मुझे। ए स्क्वायर रूट ऑफ 3.87 देख लो, 2 के आसपास आएगा, पर 1 पॉइंट कुछ समथिंग आना चाहिए, 1 पॉइंट कुछ समथिंग आना चाहिए। देख लो कितना आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3.8, स्क्वायर रूट ऑफ 3.876 1.96 आ रहा है। कितना आ रहा है 1.96, तो ये इसको लिख लेते हैं 3, अच्छा 384 को इससे डिवाइड भी कर लो तो कितना आ जाएगा, ये 384 को डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, 192 इंटू 1.96। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे 192 से, तो आंसर आ रहा है 378 आ रहा है, ठीक है 378.001 आ रहा है, 001। तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको ले सकते हो 378 हर्ट्ज। अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, अभी भी तुम लोग ने पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स पढ़ा पर 2 सेकंड में, और जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे n का, वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स 1 सेकंड में। फॉर्मूला क्या था, f1 माइनस f2, यही फॉर्मूला हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। पर यहाँ पे f1 की जगह पे लिखोगे n1 और ये हो जाएगा n2। n1 कितना है देखो 384 है, माइनस ये कितना आया हम लोगों को 378, n आएगा कितना 6 हर्ट्ज। पर मुझे क्या चाहिए, बट फॉर फ्रीक्वेंसी या फिर फॉर बीट फ्रीक्वेंसी ये है इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड मुझे क्या चाहिए, बट फॉर बीट फ्रीक्वेंसी इन 2 सेकेंड्स, इन 2 सेकेंड्स। 1 सेकेंड के लिए 6 आ रहा है, 2 सेकेंड के लिए कितना आएगा बताओ, 6 इंटू 2 करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 12 हर्ट्ज। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ऐसे करना है आपको ये वाले क्वेश्चंस, क्लियर है। आगे बढ़ू, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो लॉजिक कैसे लगाना है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फोक्स अरेंज्ड इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मतलब मेरे पास टोटल ना 8 ट्यूनिंग फोक्स है, तो ऐसे मैं अभी बार बार ट्यूनिंग फोक कैसे बनाऊं, ऐसे 8 लाइन बना देता हूं आप लोग के सामने, ठीक है। अज्यूम कर लो ये ट्यूनिंग फोक्स है, ये अज्यूम कर लो आप ट्यूनिंग फोक्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ट्यूनिंग फोक है आपके पास, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है इन लोग की फ्रीक्वेंसी की, मतलब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 10 बोला तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 से ज्यादा, सपोज करो 20, इसकी 30, इसकी 40, ऐसे 10 20 30 40 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, ठीक है। ये वाला सपोज करो फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट ट्यूनिंग फोक है, ये वाला फर्स्ट ट्यूनिंग फोक है, और ये वाला 8th ट्यूनिंग फोक है, ठीक है, क्योंकि 8 बोला है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इन लोगों ने बोला ईच फोक गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड। ओहो, मतलब ये वाले की बीट अगर सोचो, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी
10 है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी फिर 14 होगी ना, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और सबकी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 है ना, तो इसके बीच में 4 का डिफरेंस, 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 ऐसे बढ़ती जाएगी ये फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बीट्स क्या होता है डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी, और बीट कितना बोल दिया है 4 सेकेंड्स बोल दिया है ना, 4 हर्ट्ज बोल दिया है, यहाँ पे क्या बोल दिया है बीट फ्रीक्वेंसी कितनी दी है पर सेकेंड 4 हर्ट्ज दी है, मतलब ईच फोक गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ बीट्स कितना दिया है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड कितना दिया है 4 दिया है, ये दिया है, और क्या लिखा है with the next one and the frequency of the last fork is twice of that first. अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, each fork gives 4 beats per second with next one and the frequency of the last fork is, frequency of the last fork, last है 8th one, frequency of the last fork is equal to twice that of first, ये गिवन है आपको, अगर ये गिवन समझ में आ गया तो इसमें पूरा खेल हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा पूरा खेल हो जाएगा। आगे लिखा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट फोक, मतलब N8 निकालना है और N1 निकालना है, और नंबर ऑफ बीट्स दिया है मुझे, क्या दिया है नंबर ऑफ बीट्स। अ सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फोक्स is arranged in a series of increasing order of their frequencies. Each fork gives 4 beats per second with the next one, and the frequency of the last fork is twice the that of the first. Calculate the, क्या कैलकुलेट करने बोला है हम लोगों को, N8 भी फाइंड आउट करने बोला है, और क्या बोला है भाई N1 भी फाइंड आउट करने बोला है। सुन लिया तुम लोगों ने क्वेश्चन, सॉल्व करना चालू करें। यस Yes, sir. अब एक बात बताओ, थोड़ा मैंने तुम लोग को अभी बताया, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं N1 ले लूं, इसकी N2 ले लूं, इसकी N3 ले लूं, इसकी N4 डॉट 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 इसकी N8 ले लूंगा, है ना, इन लोग ने बोला है कि सेकेंड वाली की फ्रीक्वेंसी पहली वाली से 4 ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ बीट्स कितना है 4 सेकेंड है ना, तो सेकेंड वाली की पहली वाली से 4 ज्यादा है, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 4, सोच लो, क्योंकि N2 माइनस N1 तो 4 मिलेगा ना, इसीलिए मैंने ये लॉजिक लगाया, ठीक है। अगर पहला वाला समझा कि N2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, अब बताओ तुम लोग मुझे N3 को कैसे लिखूंगा, N3 को कैसे लिखूंगा बताओ, N3 को ऐसे लिख लूं, N3 को लिख सकते हैं N2 प्लस 4, पर N2 की वैल्यू कितनी है, N2 की वैल्यू कितनी है N1 प्लस 4, और ऑलरेडी यहाँ पे 4 है, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख लूं N3 इज इक्वल टू N1 प्लस 2 इंटू 4, ऐसा। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं तुम लोग को एक फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा, अभी देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब यहाँ पे एक काम करो, N4 के लिए बताओ क्या लिखूं मैं, अगर इतना समझ में आ गया तो N4 के लिए क्या लिखूं, जैसे N2 के लिए लिखा 1 प्लस 4, 3 के लिए लिखा 2 प्लस 4, तो इसके लिए क्या लिखूं 3 प्लस 4, पर N3 की वैल्यू देखो कितनी है, N3 की वैल्यू कितनी है, ये मत लिखो, सीधा ये लिख दो, कितनी है ये वैल्यू N1 प्लस 2 इंटू 4 ना, तो 8 लिख लेता हूं, और ये हो जाएगा 4, तो ये कितना हो गया फिर N1 प्लस 12, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ N1 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, सर ये लॉजिक क्या बताना चाहते हो आप, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डॉट 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 अब सीधा N8 के बारे में लिखूंगा, डॉट 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 सीधा N8 के लिए लिखूंगा अभी मैं। देखो 3 के लिए क्या आंसर आ रहा है 1 टाइम्स 2 इंटू 4, मतलब देखो आंसर देखो 3 के लिए क्या आ रहा है N1 और N1 सब में कॉमन आएगा, पर देखो 3 के लिए आता है 2 इंटू 4, 4 के लिए आता है 3 इंटू 4, 8 के लिए क्या आएगा बताओ 3 के लिए 2 इंटू 4, 4 के लिए 3 इंटू 4,
3 के लिए 2, 4 के लिए 3, एक एक कम, तो n8 के लिए क्या आएगा? 7 इंटू 4 लिखूं? सोच लो, क्या ये पार्ट समझ में आया है सबको? तो इसके बाद, अब इसके बाद क्या करना है, इससे मुझे n8 की वैल्यू शायद से आ जानी चाहिए। कैसे? n8 कितना आ गया देखो, n8 देयरफॉर n8 n एक सेकेंड, n8 इज इक्वल टू n1 प्लस 7 4 28, 7 4 28, और मेरे पास एक चीज देखो यहाँ पे क्या गिवन है, n8 की जगह पे क्या लिख लूं? n8 की जगह पे लिखूंगा 2 टाइम्स n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 28, n1 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे 2 n1 माइनस n1 इज इक्वल टू 28, n1 इज इक्वल टू 28 आ जाएगा, 28 हर्ट्ज। मेरे को फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी आ गई इससे। अगर मुझे फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी आ गई, अब इस n1 को वापस से इसमें पुट करो तो फिर आपको n8 कितना आ जाएगा बताओ? 28 का डबल करो, 2 टाइम्स n1 लिखा है ना, तो 2 इंटू n1, n1 कितना है 28, 28 का डबल करो कितना आएगा? 8 2 16, मतलब 56 आएगा क्या? 56 समझ में आया? ये क्लियर है हम लोगों को? ये पेज नंबर 4 है क्या? क्लियर है सबको ये? क्वेश्चन नंबर 20 है, 21 एवरीवन, आई होप ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 28, पेज नंबर 5। तो क्या लिखा है यहाँ पे? वायलिन, अच्छा वायलिन क्या है? वायलिन मतलब क्या, कौन सा केस है तुम लोग मुझे बताओ। ओपन पाइप है, क्लोज्ड पाइप है, या वो स्ट्रिंग की तरह एक्ट करता है? किसकी तरह एक्ट करेगा, ओपन पाइप, क्लोज पाइप, या फिर स्ट्रिंग की तरह? वायलिन पे क्वेश्चन है, ओपन पाइप, क्लोज पाइप, या फिर स्ट्रिंग की तरह एक्ट करेगा वायलिन? String. स्ट्रिंग की तरह एक्ट करेगा। वेरी गुड। अगर स्ट्रिंग की तरह एक्ट करेगा, इसका मतलब इसका एन का फॉर्मूला क्या आएगा? 1/2L अपॉन रूट टी बाय एम, और एम यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी है, ये याद रखो, लीनियर मास डेंसिटी, ये याद रखना है हम लोगों को। अब क्वेश्चन क्या पूछा है सुनो, इन लोगों ने बोला कि वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये एन ही देके रखा है 440 हर्ट्ज, और क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड ओवरटोन। देखो ओवरटोन को क्या बोलते हैं सुनो, ओवरटोन मतलब ओ ना, तो मैं एन ओ बोलता हूँ ओवरटोन। फर्स्ट मतलब 1 लिख लो इज इक्वल टू व्हाट, और सेकेंड बोल रहा है ओवरटोन तो 2 लिख लो। और मुझे एक चीज मालूम है, जहां तक मुझे याद है, तुम लोग को भी याद हो गया होगा, कि फ्रीक्वेंसी ओवरटोन वाली फर्स्ट के लिए क्या होती है? सेकेंड हार्मोनिक। याद आ रहा है? फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू सेकेंड हार्मोनिक, याद आ रहा है? बोलो, आप लिख देते, वी नो दैट, याद करो, वी नो दैट। फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड हार्मोनिक होता है, फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड हार्मोनिक होता है। सेकेंड इंटू हार्मोनिक की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट हार्मोनिक मतलब क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है ये? 440। कितना आंसर आएगा? 440 का डबल करो, 880 हर्ट्ज। सिमिलरली अगर मुझे ओवरटोन वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए सेकेंड वाली, तो फिर यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे? थर्ड हार्मोनिक ना, तो 3 इंटू 440। अब 4 3 करोगे 12, और ये 4 3 करोगे 12, तो कितना आ जाएगा? 1320 हर्ट्ज। ये वाला एकदम सिंपल था, समझ में आ गया सबको ये? एवरीवन, आगे बढ़ू, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, a string length, sorry, a string 1 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ दिया है उसका 1 मीटर लॉन्ग, is fixed at one end, डायग्राम बनाना पड़ेगा,
ये एक स्ट्रिंग है, इसको एक एंड से फिक्स करके रखा है मैंने, इसको मैंने एक एंड से फिक्स करके रखा है। द अदर एंड इज मूव अप एंड डाउन विद द फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज। अच्छा, मतलब मैंने क्या किया, यहाँ से एक वेव को जनरेट किया, ऐसे देखो, ऐसे जनरेट किया, ये बोल रहे हैं एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसा बोल रहा है ना, ऊपर भी किया नीचे भी किया, तो ये ऐसी वेव जनरेट करेगा, मतलब ऐसी वेव, कैसी वेव, ऐसी वेव, ठीक है, ऐसी वेव जनरेट होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों ने बोला ऊपर और नीचे दोनों किया, सिर्फ ऊपर करता तो ऊपर वाली वेव बनती। फ्रीक्वेंसी दिया है ऐसी, ऐसी कितनी वेव बनेंगी, यहाँ पे पहुंचते 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 कितनी वेव बनेंगी, ऐसा फ्रीक्वेंसी कितनी दिया है 15 हर्ट्ज, मतलब 15 लूप्स, ऐसा सॉरी 15 वेव्स बनेंगी। यहाँ पे लिखा है ड्यू टू दिस अ स्टेशनरी वेव विद अ 4 कंप्लीट लूप्स गेट प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग। ये लोग बोल रहे हैं ऐसा करने की वजह से ना आपको इसमें ना 4 लूप भी दिखाई देंगे, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 4 लूप भी दिखाई देंगे यहाँ पे, ऐसे 1 2 3 और 4, ठीक है, ये 4 लूप दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे स्टेशनरी वेव भी बन गए। आगे लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। अभी ये वेव ऐसे आगे जा रही है, इसकी स्पीड पूछ लिया है, मतलब v, स्पीड निकालो इस प्रोग्रेसिव वेव का, ठीक है। और इसके बाद क्या बोला है आगे, इसके बाद बोला है which produces the stationary wave, remember that the moving end is an antinode। मूविंग एंड क्या है अपना, एंटीनोड है। अभी देखो, क्योंकि मुझे स्पीड चाहिए, मुझे स्पीड का बेसिक फॉर्मूला आता है, याद करो क्या होता था स्पीड का बेसिक फॉर्मूला, याद करो भाई, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ, टाइम मतलब टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी दिया है, मेन लैम्डा का पंगा है, मेन लैम्डा का पंगा है, तो अभी लैम्डा कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे तुम लोग को देखो, इन लोग ने बोल दिया कि स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रहा है, यहां से लेके यहां तक जो स्टेशनरी वेव बन रही है, स्टेशनरी वेव बन रही है, उसका तुम लोग बताओ मुझे, क्योंकि इन लोग ने बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव व्हिच प्रोड्यूसेस द स्टेशनरी वेव, मतलब मुझे वेवलेंथ निकालना है स्टेशनरी वेव का, ठीक है। तो स्टेशनरी वेव का यहां से लेके यहां तक वेवलेंथ कितना हो जाएगा बताओ, कितना वेवलेंथ हो जाएगा, बोलो। अरे यार, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक 2 लैम्डा ना, तो जो लेंथ हो गई वेव की कितनी हो गई, 2 लैम्डा हो गई। पर तुम लोग बस इसमें एक चीज भूल रहे हो 2 लैम्डा में, कि यहाँ पे यहाँ पे तुम लोग एक चीज भूल रहे हो, कि इन लोगों ने हिंट क्या दिया है, कि यहाँ पे जो ओपन एंड है ना, यहाँ पे एक एंटी नोड भी बनेगा, एंटी नोड मतलब ऐसा, तो इस एंटी नोड के लिए लेंथ एक्स्ट्रा कितनी आएगी ये बता सकते हो। 4 लूप का तो 2 लैम्डा लिख दिया मैंने, पर एंटी नोड के लिए लेंथ कितना होता है, किसी को याद आ रहा है, एंटी नोड के लिए लेंथ कितना होता है, याद आ रहा है, सोचो। 1/4 lambda, सॉरी, 1/4 lambda, 1/4 लैम्डा, मतलब लैम्डा बाय 4 लिख दूं मैं ऐसे, लैम्डा बाय 4। तो अब इसको ऐड करो, देखो कितना आंसर आ रहा है, 4 2 जा 8 + 1 9, 9 लैम्डा बाय 4, ठीक है। ये लेंथ का वैल्यू आ गई, लेंथ की वैल्यू, पर यहाँ से मुझे लैम्डा चाहिए, लैम्डा कितना आएगा यहाँ से बताओ, लैम्डा आ जाएगा 4l/9, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू लिखोगे f इंटू 4l/9, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है देखो 15 इंटू 4 इंटू लेंथ दिया है 1/9, 3 3 जा 3 5 जा 5 4 जा 20/3। सबको इतना समझ में आ गया। अब 20/3 डिवाइड करो ना, स्पीड आ जाएगा आपको, तो उसको कैलकुलेट करोगे तो 6.666 मीटर पर सेकेंड आएगा, और क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो मैं इसको सिर्फ 6.67 लिखूं मीटर पर सेकेंड तो भी चलेगा। समझ में आया सबको ये कैसे करना है, यस, ऐसे निकालना है आपको ये न्यूमेरिकल। आई होप ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे।
क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? A pipe open at both the ends has a fundamental frequency 600 hertz. मतलब देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप के लिए कितने गिवन है? 600 हर्ट्ज, राइट है इतना? बोलो। ओपन पाइप के लिए मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा है NO, फंडामेंटल है 600 हर्ट्ज। उसके बाद बोला द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। देखो फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज्ड एंड और इसका फर्स्ट ओवरटोन हैज द सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब इक्वल है फ्रीक्वेंसी। किसके इक्वल है? फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप और वो भी फर्स्ट ओवरटोन। देखो NC ये है फर्स्ट ओवरटोन, हाँ फर्स्ट ओवरटोन फॉर क्लोज्ड पाइप, फॉर क्लोज्ड पाइप, और ये है फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन फॉर ओपन पाइप, ओपन पाइप। ठीक है, ये दोनों वैल्यू है। आगे क्या बोला है? हाउ लॉन्ग आर द टू पाइप्स, मतलब मुझे सपोज करो क्लोज पाइप का लेंथ पूछा है और लेंथ ऑफ ओपन पाइप पूछा है। ये दो चीज पूछी है मुझसे, ठीक है, ये दो चीज मुझसे पूछी है। क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई? अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, देखो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तुम लोग मुझे बताओगे फॉर ओपन पाइप, फॉर, अच्छा हाँ पहले ओपन एट बोथ द एंड्स, ओपन एट बोथ द, फॉर पाइप, फॉर ए पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, बोथ द एंड्स, बोथ द एंड्स, दोनों साइड से जो पाइप ओपन होती है, दोनों साइड से जो पाइप ओपन होती है उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला, सॉरी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता था? V बाय दोनों साइड, दोनों दो 2/L, मतलब सॉरी V बाय 2L, याद करो। और ओपन है तो NO लिख दिया, याद करो। सही लिख रहा हूं? सही लिख रहा हूं? यस यस यस। ओके ठीक है। यहां से देखो ये NO है ना, NO है, ये NO मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, तो लेंथ भी ओपन पाइप की आएगी। लेंथ चाहिए मुझे, तो लेंथ इज इक्वल टू V अपॉन 2NO। V अपने को मालूम है 330 होता है, जिसको नहीं याद है याद कर लो, और 2 इंटू फ्रीक्वेंसी दिया है 600, तो उड़ाना है तो उड़ा दो, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, ठीक है, और तो कुछ उड़ेगा नहीं, तो 33 अपॉन ये हो जाएगा 120। अब 33 अपॉन 120 कितना लेंथ आएगा? जो भी लेंथ आएगा मीटर्स में आएगा, जो भी लेंथ आएगा मीटर्स में आएगा, हाँ मीटर्स में आएगा। तो सेंटीमीटर में करना है तो फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 1 मीटर मतलब कितना होता है? 1 मीटर मतलब कितना? 100 सेंटीमीटर, और अपॉन में कितना है? 120, 120 से इसको उड़ाया, 2 5 जा 2 6 जा, है ना, और 33 इंटू 5 करोगे कितना आएगा? 33 इंटू 5, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 165, 165 डिवाइड बाय 6, कितना आंसर आएगा बताओ? 6 2 जा 12, कितना बचा? 45, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 45 कितना जाएगा? 6 7 जा 42, 3 बचा 30, 6 5 जा 27.5 सेंटीमीटर। ये ओपन पाइप का लेंथ आ गया। ये किसका आ गया? ओपन पाइप का लेंथ आ गया। अब बात करते हैं फॉर क्लोज्ड पाइप, फॉर क्लोज्ड पाइप। अब क्लोज्ड पाइप की बात करते हैं। क्लोज्ड पाइप के लिए फॉर्मूला क्या था? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप इज इक्वल टू V बाय 4L, V बाय 4L, V बाय 4L। अभी तुम लोग सोच रहे होगे इसका क्या यूज है? अब यूज आएगा मुझे, देखो कैसे।
इन लोगों ने ऐसा कुछ बोला है ना, अब ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई क्लोज पाइप के लिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। इसका फर्स्ट ओवरटोन की वैल्यू बताओ ना, क्लोज पाइप के लिए फर्स्ट ओवरटोन की वैल्यू याद करो कितनी होती थी, 3 टाइम्स होगी कि 2 टाइम्स होगी क्लोज पाइप के लिए? फर्स्ट ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, मतलब 3 इंटू हार्मोनिक मतलब V/4L, क्लोज के लिए क्लोज लेंथ। ये पूरी वैल्यू जो क्लोज्ड वाली है, क्लोज वाली ओपन वाली के बराबर है। किसके बराबर है? ओपन वाली के। और ओपन वाली का वैल्यू के बराबर है मतलब, देखो ध्यान से फिर से बताता हूं, NO1, ओ मतलब ओपन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है और उसका फर्स्ट ओवरटोन है, किसके बराबर है? क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी के फर्स्ट ओवरटोन के बराबर है। मैंने मुझे, क्योंकि देखो ओपन पाइप का मुझे मालूम है कितना है आंसर, ओपन पाइप का फ्रीक्वेंसी मुझे मालूम है कितना है, 600 हर्ट्ज है ना, और फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकेंड हार्मोनिक इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है पूरी कॉपी कर लो, 3V/4LC। मुझे LC चाहिए तो ये हो जाएगा 3V/2, 4 जा 8 हो जाएगा ना, ये 3 4 जा 4 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 3 4 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा N नॉट, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 30/8 इंटू एन नॉट कितना है? 600 है ना। और जब तुम लोग इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो फाइनली तुम लोग को आंसर कितना आएगा, कितना आंसर आना चाहिए, जो भी लिखा है बुक में वही आंसर आएगा। कितना आंसर लिखा है? 20.625 सेंटीमीटर, 20.625 सेंटीमीटर। ऐसे आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबको क्लियर है ये?